हाँ जी, अपन देख रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डिस्कस जो अपना चल रहा था वो चल रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अपन ने देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में उनके देख रहे थे, जो भी दो उनके अंदर मेटल्स, दो टाइप जो होता है उन मेटल्स का एक्चुअली, जिनको अपन बोलते हैं, फर्स्ट जो होती है एल्कली मेटल्स एंड द सेकेंड वन इज alkaline earth metals. We have discussed alkali metals and alkaline earth metals characteristics in our previous videos. Now we're going to talk about some general characteristics. Some general characteristics like they react with air and form oxides, they react with oxygens and type of characteristics. See, first we are considering reaction with air. ये जो, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं अपन, और अपन इनका पीरियोडिक वेरिएशन देख सके हैं कि किस ट्रेंड में ये वेरी होती है, किस ऊपर से नीचे जाने में क्या मूवमेंट में क्या चेंजेस आते हैं इनके अंदर, किस प्रॉपर्टी को, अगर अपन बात करें किसी प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे साइज के बारे में बात करें तो ट्रेंड में किस ट्रेंड में वो वेरी होती है, किस ट्रेंड में वो इधर से उधर जाने पे क्या उनमें वेरिएशन आता है, ये बारे में अपन ने बात करी है। तो अपन ने इतनी बात करने के बाद में अपन ने पाया कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो भी दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनमें एक मेटल एल्कली मेटल्स होती हैं और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, ये बाकी की जो पीरियोडिक टेबल है, बाकी का जो रेस्ट पीरियोडिक टेबल आपका बचा हुआ है, उनके कंपैरेटिवली इनका साइज बड़ा है। एस ब्लॉक जो है वो ज़्यादा साइज का के एलिमेंट्स वाला ब्लॉक है, क्योंकि अपन ने उनके पीरियोडिक वेरिएशन में देखा है, इस नीचे जाने पर साइज बढ़ जाता है और इधर से इधर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पहले ही एग्जिस्ट कर गया है ये पीरियोडिक टेबल, बाकी का तो इधर बचा हुआ है, तो भी उनका साइज बड़ा है, क्योंकि साइज इधर आने पे कम होगा। अब ध्यान दीजिए, जिन पे साइज बड़ा है, लार्जर साइज, दीज एलिमेंट्स हैव लार्जर साइज इन कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जो भी बाकी के बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो इधर एग्जिस्ट करते हैं, जो डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, जो पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, उनके कंपैरेटिवली अगर अपन बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अपन स्टडी करें, एक आवर्त में अगर अपन बात करना चाहें तो इधर वाले बड़े हैं और इधर आने पर जो साइज है उनका छोटा हो गया है। और अगर अपन एक ग्रुप में बात करें, ग्रुप में वेरी करके अपन समझे चीज़ों को, तो नीचे जाने पे साइज जो है बढ़ रही है, तो उस तरीके का वहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि दोनों तरफ ही, एक तो इधर साइज बढ़ा है, एक क्योंकि इधर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो साइज बढ़ा है, तो लार्जर साइज है, और जिनका लार्जर साइज है उनके शेल पे उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है। यही है, क्योंकि जब साइज बढ़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है, जो शेल के बीच की दूरी है, वो बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स जो है वो कम फील होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को, तो उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इतना आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, बहुत कम, इनके बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होते खैर, पर इनके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं वो कम होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं, वो कम होते हैं। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोई भी चीज़ जिसका लार्जर साइज है, इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो जो है जल्दी से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है। आयनिक, क्योंकि इनका जो नेचर है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो फिर वो नोबल गैस कन्फिगरेशन पे चले जाते हैं, जिसपे स्टेबिलिटी होती है, तो ये यही करते हैं। ये यूनिपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं एल्किलीन, एंड ये डाइपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लार्जर साइज है, तो ये जो है इनका सरफेस, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी मेटल्स हैं जिनका लार्जर साइज है, ये एयर की प्रेजेंस, अगर इनको अपन ने खुला छोड़ा है एयर की प्रेजेंस में अगर अपन इनको खुला छोड़ दिया है, तो ये एयर के साथ उनकी जो बाहरी सरफेस वाली जो परत है वो रिएक्ट कर जाती है और वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ऑक्साइड्स की एक परत बन जाती है बाहर, क्योंकि
ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर, ऑक्साइड्स की परत बन जाती है और उस ऑक्साइड की परत की वजह से वो थोड़े से उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब कलर चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज वो हो जाते हैं अगर अपन बेसिकली बात करें तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने। और एयर में कॉन्टेक्ट में आने पर ऐसा हो रहा, क्यों हो रहा? क्योंकि साइज बड़ा है, ये आयनिक फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो अनस्टेबिलिटी में चले जाते हैं, अनस्टेबिलिटी में चले जाते हैं तो फिर वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, एयर से वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, और वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये, अच्छा, जब इसीलिए ऐसा होता है कि इनको कई ऐसे मेटल्स जैसे सोडियम है, बाकी के नीचे के जो एटम है, बेरियम है, सीजियम है, इनको अपन को केरोसिन के अंदर रखना होता है, केरोसिन के अंदर रखना होता है। ये एयर की कांटेक्ट में आने पे ख़राब हो जाते हैं ऐसे एलिमेंट जो नीचे एग्जिस्ट करते हैं, जिनका साइज़ और बड़ा हो गया है कॉरिस्पॉन्डिंग। अगर अपन बात कर रहे हैं ग्रुप में तो साइज़ बड़ा हो गया, तो साइज़ बड़ा हो गया तो आप देखिए अट्रैक्शन फोर्स फिर कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता जा रहा है, धीरे धीरे लार्जर साइज उनका होता जा रहा है, तो वो जो है जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ और वो अपनी सरफेस को ख़राब कर लेते हैं, सरफेस उसकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, उस पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको जो है इस चीज़ से बचाने के लिए इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ये बात हुई रिएक्शन विद एयर, ठीक है। लार्जर साइज की वजह से ऐसा होता है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा, साइज से ही रिलेट अपन करके देखते हैं, क्योंकि कोई किसी से रिएक्ट हो रहा है, वो उस पर बहुत एक रोल होता है कि साइज उस वहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, साइज के हिसाब से अपन समझे अगर तो। दूसरा है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन अगर अपन बात करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको। सेकंड जो है रिएक्शन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एयर के साथ तो करता ही करता है, अब एयर में ही तो ऑक्सीजन है एक्चुअली, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो कुछ मेटल हैं, अब ऑक्सीजन के जो जिनको अपन लिगेंड फॉर्म में अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होते हैं ऑक्साइड्स, इसी के कंपाउंड होते हैं पेरोक्साइड्स, ठीक है, और इसी के ही कंपाउंड होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अगर अपन एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, लिथियम जो है वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, सोडियम जो है वो पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जो रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे हुए हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स के अंदर, वो सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है रुबिडियम आ जाता है, सीजियम आ जाता है, एक्सेट्रा, पोटेशियम जिसमें आ जाता है, ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लार्जर साइज की वजह से हो जाता है ऐसा। ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर जाती है इनके सरफेस, क्योंकि अपन ने देखा वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लार्जर साइज से अपन इंटर रिलेट करके देखा। अब अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग टाइप से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। लिथियम जो है वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम जो है पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, Na2O2 का फॉर्मेशन वो करता है, ठीक है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो आपकी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अपनी शो करती है। चलिए नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, या फिर अपन कार्बोनेट्स बनते कैसे हैं इसके बारे में भी देख सकते हैं, कार्बोनेट किस तरीके की क्या टेंडेंसी होती है जिसपे वो कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन जो होता है कि आयनिक आवेश
is inversely proportional to stability of कार्बोनेट्स। जिसका आयनिक आवेश ज़्यादा होगा, जिसमें भी आयनिक आवेश ज़्यादा होगा, उनके कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी कम होगी। ये एक रिलेशन आयनिक आवेश और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स रखते हैं, ठीक है। अब आयनिक आवेश अगर अपन दोनों के बारे में बात करें, ये किस तरीके से है, ये आयनिक आवेश किस तरीके से अपन देख सकते हैं, ये भी अपन को एक देखिए, ध्यान दीजिएगा। एल्कली मेटल्स जो होती है यूनी पॉजिटिव होती है, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है वो बाई पॉजिटिव होते हैं। उनके ऊपर 2 चार्ज होते हैं, और एल्कली के ऊपर +1 ही चार्ज, एक ही उनके ऊपर चार्ज आता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चार्ज आयनिक आवेश कम, 2 चार्ज आयनिक आवेश ज़्यादा। तो अगर अपन कंपैरेटिव स्टडी करें इसके बारे में कि भाई आपके पास एल्कली मेटल से और एल्कलाइन अर्थ मेटल से किसके कार्बोनेट्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आयनिक आवेश, अच्छा, alkali metals and alkaline earth metals, which one has higher stability of carbonates, which one has higher stability of carbonates, and the stability of carbonates is related to ionization चार्ज, आयनाइजेशन चार्ज जो है, जिस पे जो चार्ज आ रहा है, आयनिक चार्ज जिसको अपन बोल सकते हैं, उस चार्ज से रिलेट करती है एक्चुअली, जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है। अब अपन ने पढ़ चुके हैं कि M+ होते हैं, ये M+2 होते हैं, यही होता है। ये इन पे प्लस चार्ज आता है एल्कली मेटल्स पे, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे +2 चार्ज आता है। तो जिन पे ज़्यादा चार्ज उनके कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी कम, तो ज़्यादा चार्ज है तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी भाई कम हो जाएगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी है वो कम है इन कंपैरेटिव टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या ऑर्डर रहता है, कौन जो है ज़्यादा, कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिनके कार्बोनेट्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, और कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिनके कार्बोनेट्स कम स्टेबल होंगे, और वो अपन इंटर रिलेट करके देख रहे हैं। जिस पे ज़्यादा आवेश वो उसके आयनिक उसके जो कार्बोनेट्स है वो कम स्टेबल, और अगर किसी पे कम आवेश तो उसके कार्बोनेट्स है वो ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड आयनिक चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये वो घटेगा ये घटेगा, ये इस तरीके से ये फंक्शन करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर अपन एक ग्रुप में ही वेरी करें, अगर अपन ये तो अपन ने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ दोनों के लिए देखा है कि भाई इन दोनों में क्या कि कौन है ऐसे जिसके कार्बोनेट स्टेबल होंगे, ये अपन ने देखा। अब ध्यान दीजिए, अगर अपन एक ग्रुप में ही मूव करके देखें कि भाई कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कौन ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग में ही अगर अपन देखना चाहें, जैसे हैं ये वाले जो है होते हैं एल्कली मेटल्स, उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो होते हैं M2CO3 टाइप, ऐसा ही होता है, ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो होते हैं वो होते हैं MCO3 टाइप के। इस तरीके के कार्बोनेट्स होते हैं M2CO3, जिसमें वो ये M जो है वो हो सकता है लिथियम हो सकता है, बाकी के जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। सेम चीज़ ये यहाँ मेटल जो है वो है ये हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन को देखना है कि एल्कली मेटल्स में अगर ये मेटल लिथियम है या ये मेटल सोडियम है या ये मेटल पोटेशियम है, तो कौन कंपैरेटिवली कौन स्टेबल होंगे, लिथियम वाले स्टेबल होंगे या सोडियम वाले कार्बोनेट स्टेबल होंगे या पोटेशियम वाले कार्बोनेट स्टेबल होंगे, या बाकी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप में वो वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब देखो, जब अपन नीचे जाते हैं, जब अपन एक ग्रुप में नीचे वेरी कर रहे होते हैं तो साइज बढ़ जाता है और आयनिक आवेश जो है उनके ऊपर ज़्यादा, वो आयनिक आवेश उन पर वो ज़्यादा आसानी से उन पे आ सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो आयनिक आवेश आसानी से उन पे आ सकता है। या ऊपर वाले ज़्यादा आयनिक आवेश वाले होते हैं, आप बताइए।
क्या आपके हिसाब से? ध्यान दीजिए, आयनिक आवेश जो है वो किस तरीके से क्या वेरिएशन रहता है, क्या ट्रेंड रहता है, इसके हिसाब से अपन को डिटरमाइन करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स क्या है। और अपन एक ग्रुप में ही वेरी करके उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ग्रुप में ही वेरी करके बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अच्छा ये अपन ने एक देखा कि कार्बोनेट्स वो स्टेबल हैं जो जिनके आयनिक आवेश कम है, जिनके आयनिक आवेश कम है वो ज़्यादा स्टेबल, और जिनके आयनिक आवेश ज़्यादा वो कम स्टेबल, जो कार्बोनेट्स, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में, अपन लिखे हैं Li2CO3, उसके बाद आ रहा है सोडियम वाला, इनकी जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो इस तरीके का स्टेबिलिटी का क्रम होता है, जिसको अपन, ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स है। ऐसा सेम जो क्रम बनता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, क्योंकि चीज़ तो जो आयनिक आवेश का वेरिएशन का ट्रेंड है, आयनिक आवेश का वेरिएशन का ट्रेंड है, वो तो एक ही फैशन में वेरी करेगा ना, ऊपर से नीचे ही मूवमेंट अपन देख रहे हैं, एल्कलाइन में भी ऊपर से नीचे में देख रहे हैं और एल्कली में भी अपन ऊपर से नीचे मूवमेंट देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे किस तरीके से एक करेक्टरिस्टिक, इसके लिए भी, एल्कली के लिए भी वही फैशन में वेरी करेगी और एल्कलाइन के लिए भी उसी फैशन में वेरी करेगी, क्योंकि अपन पीरियोडिक ट्रेंड अगर देखेंगे तो नीचे जाने पे जो होगा वो एल्कली के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वो एल्कलाइन के लिए भी होगा, और वो बाकी का जो पीरियोडिक टेबल बचा हुआ उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ठीक है, चलिए एल्कलाइन के लिए भी अपन लिखते हैं और उसके लिए लिखा जाएगा इस तरीके का, इस तरीके का ट्रेंड होगा इनके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स का है। इनकी जो कार्बोनेट्स है उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो इस तरीके का रहेगा। और आयनिक आवेश किस तरीके से आएगा, किसके ऊपर, क्यों, अब इसके बारे में अपन बार बार बात नहीं करेंगे। इसके बारे में अपन ने पहले की वीडियो में मैंने आप बात बताई है कि किस तरीके से अपन आयनिक आवेश डिटरमाइन कर सकते हैं और किस तरीके से अपन किस वेरिएशन, किस फैशन में वो वेरी करेगा। ऊपर से नीचे जाने पे क्या एक वेरिएशन आएगा जो आयनिक आवेश पे में होगा, और क्या एक वेरिएशन लेफ्ट टू राइट चलने पे आएगा, ठीक है। उसके बारे में उनसे आप इंटर रिलेट करना, जो भी पिछले के वीडियो उनको, और फिर ये बात आपको समझ में आएगी कि ये एक ऑर्डर बनता है जिसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन मान सकते हैं। चलिए, ऊपर से नीचे जाने पे अगर अपन पीरियोडिक बनाए तो देखिए, चलिए ये यहाँ तक का तो अपन ने देखा। अगर पीरियोडिक ट्रेंड अपन बनाए हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ, ऊपर से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो एल्कली के एलिमेंट हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स हैं, उनके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके कार्बोनेट्स ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही इसमें ऐसा है कि नीचे वाले जो कार्बोनेट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। एल्कलाइन अर्थ में भी ऐसा है और एल्कली में भी ऐसा है, क्योंकि जो एक ट्रेंड बन रहा है वो ऊपर से नीचे जाने पे ये बन रहा है कि नीचे जाने पे कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये अपन ने देखा। चलिए, ये अपन ने आज बात करी है एक्चुअली अपना जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है, जो एक जिसके साथ एक और चैप्टर लगेगा जो है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो इधर एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली पीरियोडिक टेबल अगर बनाए तो उनमें क्या पीरियोडिक वेरिएशन आते हैं, क्या उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्चुअली उनमें किस तरीके से साइज में वेरिएशन आता है, उसमें किस तरीके से अपन
अपन आकार को लेके बात कर सकते हैं, किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, किस तरीके से उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं, क्या क्या उनके अंदर अपवाद रह जाते हैं, वो वाला चैप्टर इसके साथ लगेगा। पर अपन ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है कंपैरेटिव, बाकी का सब जो भी है एस ब्लॉक का एलिमेंट का जो चैप्टर है वो अपन ने कवर कर लिया है। आज का जो वीडियो है वो एस ब्लॉक के लिए लास्ट वीडियो है। थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है और वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है एल्किल और एरिल कंपाउंड्स जो होते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्किल एंड एरिल कंपाउंड्स। वो वाला पॉइंट, एक पॉइंट अपन छोड़ रहे हैं और एक पॉइंट और छोड़ रहे हैं जिसमें बात होती है कि आपके क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुएं जो है वो एक कंपाउंड्स क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्शन की टेंडेंसी की वजह से वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, जिसमें क्राउन ईथर्स है, क्रिप्टेट्स है, और अगर आप इनके बारे में बात करो एल्कलाइन अर्थ के तो मैग्नीशियम देखो क्लोरोफिल टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो वाली जो स्टडी है, वो जो पॉइंट है, वो जब अपनी कभी इंटरेक्टिव क्लास होगी क्योंकि एक रिएक्शन वाला पोर्शन है, ये वाला रिएक्शन वाला पोर्शन समझाया जा सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं समझाए, पर वो ज़्यादा तब समझ में आएगा जब अपनी इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, तो उसको अपन तब पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट अपन अभी छोड़ रहे हैं एस ब्लॉक के, बाकी का आपका एस ब्लॉक आज खत्म हो गया है, 1 यूनिट उसकी खत्म हो गई है एस ब्लॉक। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी 1 यूनिट खत्म हो गई है। देखते हैं अगर मिक्सिंग वाला सवाल आता है तो अपन पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे। अगर मिक्सिंग वाला सवाल नहीं होता है तो अपन फिर एस ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का देखो होता क्या, मैंने अगर आपको कभी बताया हो तो अपना इनऑर्गेनिक या जो भी केमिस्ट्री है, बीएससी केमिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस कैसा रहता है, 5 यूनिट आते हैं और 1 यूनिट से 2 सवाल होते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, तो 5 यूनिट आएंगे और 5 यूनिट आएंगे, टोटल सवाल आएंगे उसमें से 10। ठीक है, 1 यूनिट से 2 सवाल आएंगे, ऐसे कर के आपके 10 सवाल आपको मिलेंगे, पर 1 यूनिट से आपको एक ही सवाल करना है। ठीक है, 1 यूनिट से आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको पता नहीं है, फर्स्ट बार तो आप एग्जाम देने जा रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर, तो किस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। 5 यूनिट होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में ऐसा सेम ये रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट होंगे, सेम ऑर्गेनिक में ऐसा रहेगा, फिजिकल में भी ऐसा रहेगा। अब 5 यूनिट है, 5 यूनिट चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, एक यूनिट से 2 सवाल होंगे, ऐसे करके 5 यूनिट से 10 सवाल हो गए, पर 1 यूनिट से आपको करना 1 सवाल है और एक जो है आपको अथवा में छोड़ना है। चॉइस में आप जो भी आपको आता है वो करिए और जो आपको नहीं आता उसको छोड़ते जाइए, पर हर 1 यूनिट से 1 सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले के स्टार्टिंग के आपने 5 सवाल कर दिए, 5 छोड़ दिए, ऐसा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना अपन को, क्योंकि फिर वो ऐसा रूल ऐसा नहीं है। अपन को तो 1 यूनिट से 1 सवाल करने हैं। 1 यूनिट में अथवा में आपको छोड़ सकते हो, ये आप कर सकते हो, अथवा में छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी हो आप अथवा वाला करिए, आपकी मर्जी हो आप ऊपर वाला आ रहा, जो भी अच्छा आ रहा आपको आप उसको अटैम्प्ट करिए। और इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, हर 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और ऐसे कर करके आप 5 क्वेश्चन अथवा में छोड़ दोगे जब आपका पेपर खत्म होगा। तो अब कई बार ऐसा है, कई ऐसे यूनिट्स के साथ ऐसा है कि कई यूनिट में तो 1 ही चैप्टर आ रहा है, कई यूनिट ऐसे हैं जिसमें 1 ही चैप्टर है। जैसे आपके देखना एक यूनिट आती है इनऑर्गेनिक में जिसमें सहसंयोजक बंध वाला जो चैप्टर है, सहसंयोजक बंध वाला पूरा 1 चैप्टर है, पूरा 1 यूनिट बनाता है वो, उसी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 चैप्टर पढ़ोगे तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, एक ये जो अपन यूनिट अपन ने पढ़ी है जो 3rd यूनिट है आई थिंक, उसमें एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक है और एक है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन एस ब्लॉक से होगा, एक क्वेश्चन पी ब्लॉक से होगा, 2 चैप्टर है 1 यूनिट के अंदर, एक एस ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा, एक पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा, करना आपको एक ही है। अब आप या तो एस ब्लॉक पढ़ लीजिए उससे काम हो जाएगा, या आप पी ब्लॉक पढ़ लीजिए उससे काम हो जाएगा, पर ये तब होगा जब क्वेश्चंस की मिक्सिंग नहीं होती है। सिर्फ क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है वो अगर इंडिविजुअली एस ब्लॉक से मिल रहा है तो अपन एस ब्लॉक को पढ़ सकते हैं, सिर्फ एस ब्लॉक को पढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक को अपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी अपना देखिए कोविड चल रहा है और अपना इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारा आपको सिलेबस आपको कवर करना। बाकी पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि आप जब नॉलेज होगा पी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि पी ब्लॉक ऐसे छूटेगा नहीं कि आपकी केमिस्ट्री आपने पढ़ी और कहीं पे आपको पी ब्लॉक आगे काम नहीं आएगा, काम तो आने वाला, तो पढ़ना तो चाहिए अपन को। पर क्योंकि सिलेबस थोड़ा अपन को पहला अपना मोटिव है कि परसेंटेज अपनी बने, अपन पास होने का अपने पास जुगाड़ हो जाए, ठीक है। तो
अगर एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो एस ब्लॉक पढ़ा, काम चल गया। पी ब्लॉक से आ रहा है, पी ब्लॉक पढ़ा, काम चल गया। अपन ने एस ब्लॉक पढ़ लिया यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि भाई पी एस ब्लॉक से मिक्सिंग होती है पी ब्लॉक के साथ या पी ब्लॉक की मिक्सिंग होती है एस ब्लॉक के साथ। तो अपन को फिर थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि भाई मिक्सिंग जो पॉइंट हो जिनमें हो जाती है वो पी ब्लॉक भी पढ़ना पड़े, अगर ऐसा होता है तो वो अपन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स की। अगर मिक्सिंग नहीं होती है तो अपन एस ब्लॉक को, अपन ने एस ब्लॉक अपना पढ़ लिया, 1 यूनिट अपन ने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होंगे इसमें 2 पॉइंट अपन ने छोड़े हैं जो इंटरेक्टिव क्लास जब अपनी होंगी, जो एरियल और एल्किल कंपाउंड्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो क्राउन ईथर क्रिप्टेट जो बड़ी बड़ी से स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अपन इंटरेक्टिव क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनको अपन तब कवर करेंगे। बाकी का आपका 1 यूनिट खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वीडियो मैं देखता हूँ उसमें मिक्सिंग होती है कि नहीं, प्रीवियस के जो पेपर होते हैं उसमें एस ब्लॉक से आ जाता है तो ठीक है, आपका 1 यूनिट हो गया है। अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत अपन पी ब्लॉक के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे मिक्सिंग हो जाया करती है बेसिकली। चलिए यहाँ तक का देखते हैं, 1 यूनिट आपका हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अगर मिक्सिंग नहीं होती है तो आपका यूनिट खत्म है, अगर मिक्सिंग होती है तो अपन देखते हैं पी ब्लॉक भी थोड़ा सा कुछ उसमें पॉइंट अपन को डिस्कस करने पड़े। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक का करते हैं। थैंक यू।